ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हालांकि शुरुआत में सीन्स बहुत ही तेज़ी से शिफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यूजीरो को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन किसी वजह से उसके फादर अभी उसे ही मारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक साइको है। इसी वजह से वो यूजीरो के पीछे एक चाकू लेकर भाग रहे थे। अब यूजीरो डर कर बाहर आता है, जहाँ वो अपने दोस्तों की डेड बॉडी देखता है। वो इससे घबरा गया था, लेकिन इतने में ही उसके फादर उसे पीछे से चाकू मार देते हैं। उन्हें लगा था कि वो मारा गया, लेकिन यूचिरो मरा नहीं था। वो वहां से किसी तरह से बचता है और एक ऑर्फनेज में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात वैसे तो कई सारे बच्चों से होती है, लेकिन उन्हीं में से एक था मीका। मीका स्पेशल इसलिए था क्योंकि यूचिरो जब वहां आया था तभी उसने तुरंत ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। हालांकि यूचिरो खुद को बहुत अनलकी मानता है, इसलिए वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो ही जाती है। अभी यूचिरो कुछ ही टाइम वहाँ ऑर्फनेज में चैन से सो रहा था, तभी अचानक से उनकी सिटी में एक नई बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। इसमें 13 साल की या 13 साल से बड़े बच्चे की जान अपने आप जा रही थी, और उसी समय में कुछ लोगों का एक ग्रुप उनके शहर में आता है। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, ये असल में वैम्पायर्स थे। अभी यहाँ पर सभी लोगों को अचानक से मरता हुआ देख यूचिरो और उसके दोस्त, जो कि 13 साल से कम उम्र के हैं, वो ऑर्फनेज की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पर उनका जो केयर टेकर था वो ऑलरेडी मारा जा चुका था। अब उसी समय वहां पर वो वैम्पायर्स का ग्रुप आ जाता है और उन सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद से यूचिरो और उसके दोस्तों को 4 साल के लिए एक कैद में रखा गया था। जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन वो कैद खाने की तरह ही थी। उन्हें 4 साल तक अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उनके ब्लड को निकाला जाएगा जब तक कि वो पूरे 13 साल के नहीं हो जाते। यूजिरो यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं था। तभी वो सामने देखता है कि तो वैम्पायर सभी एक बच्चे के हाथ पर पैर रखते हुए जा रहे हैं, साथ ही वो उस बच्चे को इग्नोर कर रहे थे। यूजिरो को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वैम्पायर उसे उठाकर नीचे फेंकने लगते हैं। मीका उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो छोटा है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। वैसे अब तभी वहां पर वैम्पायर प्रिंस आता है, जिसका नाम फेरिट है। वो मीका को बहुत पसंद करता है, मतलब उसके ब्लड को पसंद करता है। इस वजह से वो मीका को अपने मेंशन में बुलाने आया था। वैसे इसके लिए मीका तैयार था, लेकिन इसके बदले वो यूचिरो को माफ करने का कहता है। अब यूचिरो को माफ कर दिया जाता है, साथ ही रात को उन्हें बहुत ही अच्छा खाना भी दिया जाता है। यूचिरो जानता था कि मीका ने इसके लिए अपना बहुत सारा ब्लड सेक्रीफाइस किया है। अब रात के टाइम जब मीका वापस आता है तो यूचिरो उससे यही बात कर रहा था कि मीका बताता है कि वो सिर्फ वहाँ इसलिए नहीं गया था कि वो यूचिरो को बचाना चाहता है, बल्कि उसके वहाँ पर जाने का एक और कारण है। उसे अभी वहाँ एक गन मिली है और साथ ही साथ एक मैप भी, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का है। वो सभी को जगाते हैं और निकलने का प्लान बनाते हैं। जब वो जा रहे थे तो वो बहुत ही छुप कर निकल रहे थे। उन्हें पहले तो आसपास के रास्ते पता थे, लेकिन जब वो आगे पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर आइडिया नहीं था कि उन्हें क्या करना है। अब इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रिंस फेरिट से होती है। वो बताता है कि ये सब उसकी चाल थी। वो सिर्फ उन्हें एक होप देना चाहता था कि ये यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है। उसे बस उन बच्चों को परेशान करने में मजा आता है। अब वो एक छोटी बच्ची को उठाता है और उसका ब्लड पीते हुए उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये देखकर यूचिरो को गुस्सा आया था। वो तुरंत ही गन निकाल कर उस पर गोली चला देता है, लेकिन फेरिड उसकी गोली से बच जाता है और इसके बाद अब वो बाकी सभी को मारने लगा था। आखिरी में अकाने बचती है, जिसे यूचिरो पसंद करता है, लेकिन फेरिड उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ पर मीका तुरंत ही यूचिरो के हाथ से गन लेते हुए फेरिड पर हमला कर रहा था, लेकिन फेरिड ने उससे भी मारकर नीचे गिरा दिया था। इस दौरान यूचिरो आगे बढ़ता है और मीका के हाथ से गन छीनते हुए दूसरी डायरेक्शन से फेरिड के सर पर गोली मारकर उसे जान से मार देता है। वैसे अभी मीका पूरी तरह से मरा नहीं था, इसी वजह से यूचिरो उसे भी अपने साथ ले जाने वाला था, पर मीका कहता है कि नहीं, वो उसके प्लान को खराब कर देगा। अगर वो उसे साथ ले गया तो वो रास्ते में ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि मीका चल नहीं सकता। यूचिरो को बात माननी पड़ती है। यूचिरो भागता है। जब वो बाहर के रास्ते पहुंच चुका था तो वो वहां से अचानक नीचे की तरफ गिर जाता है, जहां बर्फ ही बर्फ थी। वहां उसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है। वहां सामने जो था वो कहता है कि लगता है तुम उन लोगों से बच कर आए हो, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उनमें से कई लोगों को मार सकते हैं। यूचिरो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही उसे गले से लगा लेता है, और इसके बाद बोलता है कि वो उन सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देगा, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ साल बीत चुके थे। यूचिरो उस आदमी के ग्रुप में ज्वाइन हो चुका था और अब वो भी एक हंटर बन चुका है। उसकी फाइट अभी मॉन्स्टर्स के साथ चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद हम उसे एक स्कूल में देखते हैं। उसे अभी सजा मिली हुई थी रूल्स को तोड़ने के लिए। ये स्कूल हंटर्स के लिए बनाया गया है।
अगर वो नियम तोड़ते हैं तो उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। यूचिरो यहाँ पर भी मस्ती ही कर रहा था, जिस वजह से सर कहते हैं कि वो इसे सस्पेंड कर देंगे। यूचिरो यही चाहता था क्योंकि बाहर जाकर वो मॉन्स्टर से लड़ सकता है, लेकिन तभी पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की शिनुआ उसे कहती है कि उसे ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि सस्पेंड का मतलब उसे और देर तक यहीं रुकना होगा। वैसे यूचिरो को जो सस्पेंशन मिला है उसे दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे यहाँ पर किसी एक से दोस्ती करनी है। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूचिरो की मुलाकात उन तीनों लोगों से होती है, तो वो जो पहले वाला लड़का था वो बताता है कि वो डीमन आर्मी में हेड है और उनका काम है इन वेम्पायर्स को खत्म करना। उसका नाम ग्योरन था। उसने यूचिरो को ऑफर किया था कि वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, जिसके बाद यूचिरो ने उनके साथ हाथ मिला लिया। अभी करंट टाइम में यूचिरो सोच रहा था कि ग्योरन बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसने तब मुझे ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन अब मैं यहाँ स्कूल में बैठा हूँ, मैंने तो अभी तक किसी वेम्पायर को मारा ही नहीं है। तभी शिनुआ उसे कहती है कि अगर उसे सस्पेंशन से बाहर निकलना है तो उसे ना चाहते हुए भी किसी के साथ दोस्ती करनी ही होगी। यूचिरो कहता है कि वो ग्योरन से बात करे और उससे कहे कि उसे वेम्पायर्स तो खत्म करना है, ना कि दोस्ती करनी है। पर फिर शिनुआ उसे एक लेटर दिखाती है और बताती है कि ये ग्योरन ने उसे दिया है। अगर उसे यहाँ से निकलना है और एक वेम्पायर हंटर बनना है तो उसे दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। अब वो लोग वहाँ उस स्कूल से वापस लौट रहे थे क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन नीचे आते वक्त यूचिरो को उसी की क्लास का एक लड़का यूची दिखता है। उसे अभी कुछ दूसरे बच्चे जो है वो परेशान कर रहे थे। यूचिरो आगे जाकर उसे बचाने वाला था, पर तभी शिनुआ बताती है कि वो इनसे लड़ नहीं सकता, वरना ये भी रूल तोड़ने जैसा ही होगा। अब इसी वजह से यहाँ पर यूचिरो की भी पिटाई हो जाती है बाद में, लेकिन वो यूची को वहां से ले गया था। वो पूछता है कि वो लड़के तुम्हें क्यों मार रहे थे, जिस पर यूची बताता है कि यूची डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। इसका मतलब उसे वेम्पायर से लड़ना है क्योंकि वेम्पायर्स ने उसकी बहन को मारा था। वो बदला लेना चाहता है, लेकिन वो कमजोर है, इसी वजह से वो लड़का यामानाका उसे मार रहा था। योशिरो कहता है कि तुम सच में कमजोर हो, लेकिन तभी अब उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। उन्हें पता लगता है कि एक वैम्पायर वहां पर आई है। यूचिरो को ये अच्छा मौका लगता है कि एक वैम्पायर को ख़त्म करने का, इस वजह से वो निकल पड़ता है। उसने कुछ वेपन्स छुपा रखे थे, वो वेपन्स को निकालता है और तुरंत क्लासरूम में आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे वहीं मिलेगी। वो वैम्पायर अभी एक लड़की की ब्लड को पीने ही वाली थी और उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी यूचिरो वहाँ पर पहुँचता है और उस लड़की को बचा लेता है। वैसे अभी वहां पर वो लड़का यामानाका भी था जो कि अभी यूची को पीट रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। यहाँ पर यूचिरो उस वैम्पायर लड़की पर हमला करना शुरू करता है। लड़ाई के दौरान यूचिरो ने उसके हाथ को भी काट दिया था, लेकिन वो वैम्पायर लड़की फिर से अपने हाथ को जोड़ लेती है। इसके बाद फिर से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। यूशिरो उस पर कई हमले करता है, लेकिन वो खुद को हील करते ही जा रही थी। उसकी एनर्जी खत्म होने वाली ही नहीं थी। इस वजह से वो फिर से उस लड़की के पास आती है जिससे उसने शुरुआत में पकड़ा था। वो उसका ब्लड पीने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर यूची आ जाता है और उसे दूर हटा देता है। अब वो यूची को मारने वाली थी, लेकिन तब यूचिरो सामने आकर उसे बचाते हुए देखते हुए उस वैम्पायर लड़की को बहुत गुस्सा आ गया था। वो यूचिरो पर हमला करती है और उसे लेकर वहां खिड़की से नीचे कूद जाती है। इस दौरान यूचिरो ने अपनी तलवार उसे मार दी थी, पर वो बताती है कि वो इमोर्टल है, वो नहीं मारी जा सकती। तभी वहां पर ग्यूरेन आता है, पर अपने स्पेशल स्वॉर्ड से उसे मार देता है। असल में उसके पास एक स्पेशल स्वॉर्ड है जिससे वो वैम्पायर को ख़त्म कर सकता है। अभी यूचिरो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे अपने साथ ले चले क्योंकि उसने उसकी मदद की, यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई थी। पर ग्यूरेन कहता है कि नहीं, उसे पहले एक दोस्त बनाना होगा। उसी दौरान वहाँ पर यूची आ जाता है। वो अभी छलांग लगाते हुए आ रहा था, जिस वजह से वह यूचिरो के ऊपर ही गिर जाता है और इससे यूचिरो बेहोश हो जाता है। हालांकि तभी शिनुआ वहां पर आकर ग्यूरेन से कहती है कि यूचिरो का दोस्त बन चुका है, इसलिए अब ग्यूरेन को अपना प्रॉमिस निभाना होगा। अगले सीन में हॉस्पिटल में वो बता रही थी कि यूचिरो को मून डीमन आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और साथ ही यूची भी उसके साथ आ सकता है उसका दोस्त बनकर। अब अगले दिन यूचिरो फिर से स्कूल में था, जहां पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी उसने जान बचाई। वो अभी उसे एक लेटर देने के लिए आई थी, लेकिन यूचिरो उस लेटर को पढ़े इससे पहले ही वो वहां से भाग जाती है। अब तभी वहां पर शिनुआ आती है। शिनुआ उसे चिढ़ा रही थी। हालांकि यूचिरो कहता है कि मैंने अब जब मून डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली है तो आखिर में यहाँ स्कूल में क्या कर रहा हूँ। शिनुआ बताती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अब वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट के बारे में बताया जाएगा।
तो वो तभी अपने हाथ से एक चाबी निकालती है जो कि एक डीमन था। वो डीमन एक वेपन में बदल जाता है। वह कहती है कि तुम्हें इसी तरह का वेपन मिलेगा। यूचिरो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो सोच रहा था कि वो उसके वेपन को छीनकर वैम्पायर से लड़ सकता है, पर शिनुआ बताती है कि वो इसके वेपन को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें खुद के वेपन मिलते हैं जो कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और उनकी बात मानते हैं। लेकिन यूचिरो फिर भी उससे लड़ रहा था उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए, पर यूचिरो को पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यूचिरो का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता, यहाँ तक कि शिनुआ तो अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी। अब कुछ देर बाद उनकी मुलाकात उसी लड़के यामानाका से होती है। वो कहता है कि उन्हें इनकी हेल्प चाहिए। वो माफ़ी भी मांग रहा था, हेल्प इस चीज़ में कि असल में उसका जो तीसरा साथी था वो फॉरबिडन चैम्बर में चला गया है। यहाँ पर शिनुआ यूशिरो को बताती है कि ये वो जगह है जहाँ पर वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट के न्यू मेंबर्स की ट्रेनिंग की जाती है। हालांकि वहाँ पर डीमंस रहते हैं इसलिए वो जगह खतरनाक है, लेकिन यूशिरो नहीं सुनने वाला था। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है। अभी शिनुआ उसे रोक रही थी और कह रही थी कि यहाँ पर जो लोग पहले से आ चुके हैं, जिनके पास डीमंस की पावर्स हैं, सिर्फ वही जा सकते हैं। दूसरे गए तो उन पर डीमंस हावी हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ उस यामानाका के दोस्त के साथ भी हुई थी। पर फिर भी अब यूशिरो उस पर हमला करता है। यूशिरो उसके वेपन को लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये वेपन वो ख़ास वेपन है जिसके अंदर डीमन की पावर्स हैं। शिनुआ उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे यूशिरो डीमन के कब्जे में आ जाएगा। यूशिरो बात नहीं मानता। वो तुरंत वहाँ आता है, फाइट करते हुए उस एक्स को ले लेता है, लेकिन इसी दौरान वो वहाँ पास्ट में आ चुका था जहाँ उसके ऑर्फनेज के सारे दोस्त थे। अभी मीका उससे कह रहा था कि वो उसे ऐसी पावर देगा जिसके बाद वो हर वैम्पायर को मार पाए, लेकिन यूशिरो जानता था कि ये वो डीमन है। इस वजह से यूशिरो उस ड्रीम को तोड़ देता है और वापस से जाग जाता है। अभी शिनुआ और यूशी दोनों ही खोजते कि यूशिरो पूरी तरह से ठीक है। यूशिरो कहता है कि क्या वो उस वेपन को रख ले, लेकिन शिनुआ बताती है कि उन्हें वेपन ग्यूरन साइन करके देता है, पर यूशिरो ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इस वजह से अब वो फॉरबिडन चैम्बर में आकर ट्रेनिंग ज़रूर कर सकता है। वैसे इसके बाद अब एक दूसरे शहर का सीन आता है जहाँ पर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो लोगों पर हमला कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मीका पहुँचता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। हमें जानने को मिलता है कि मीका एक वैम्पायर बन चुका है। वहाँ पर और भी वैम्पायर्स आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर वो उन्हें अपना ब्लड दे दो। इस पर सभी ह्यूमंस तैयार थे। वहीं पर एक छोटी बच्ची आती है और मीका को अपना ब्लड ऑफर करती है। मीका को उसे देखकर अपना पास्ट याद आ गया था। हमें जानने को मिलता है कि जब यूशिरो उस जगह से भागा था तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो कि मीका को खत्म करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर क्वीन क्रूल भी आती है। वो अभी मीका को पड़ा हुआ देखती है। हालांकि मीका मरने वाला था, लेकिन वो कहती है कि उसे मीका चाहिए, इसी वजह से फिर वो उसे अपना ब्लड दे देती है, जिसकी वजह से मीका तब से एक वैम्पायर बन गया है। वैसे इसके बाद हम यूशिरो को देखते हैं। वो फिर से स्कूल आ रहा था, लेकिन उसी दौरान वो एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का इतना गुस्से वाला था कि वो तुरंत ही यूशिरो को पंच मार देता है। हालांकि यूशिरो उससे जवाब नहीं देता। बाद में यूची और शिनुआ उससे पूछ रहे थे कि उसके चेहरे पर किस चीज़ की चोट लगी हुई है। वो नहीं बताता है कि उसकी फाइट हुई थी। अब इसके बाद वो अपनी क्लास में पहुंचता है जो कि अभी ग्यूरन लेने वाला था। यहाँ पर पहले तो वो एक स्पीच देता है और इसके बाद अपनी सीट पर जाता है, लेकिन वहाँ उस सीट पर वही लड़का बैठा था जिसने यूशिरो को मारा था। अब यूशिरो को भी गुस्सा आ रहा था कि इस वजह से उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन ग्यूरन उन दोनों को ही पीटते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है कि उन्हें क्लास में नहीं लड़ना चाहिए। वैसे अब बाद में उनकी मुलाकात एक नए इंस्ट्रक्टर से होती है जो कि उनका एक टेस्ट ले रही थी। उसमें उन्हें 2 लोगों की टीम बनाकर कुछ रोबोटिक टाइप मॉन्स्टर से लड़ना है। यहाँ पर सभी की टीम बन जाती है, लेकिन यूशिरो को कोई भी नहीं मिला था। आखिरी में सिर्फ किमिजुकी ही बचा हुआ था। इसी वजह से उसे किमिजुकी के साथ टीम बनानी पड़ती है। फाइट के दौरान अचानक से किमिजुकी को पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, जो कि अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो फाइट पर ध्यान दे रहा था। पर यूशिरो कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें अभी वहाँ जाना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पहुंच चुके थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी तो उसकी सिस्टर ठीक है, लेकिन वो वायरस उसकी बॉडी पर हावी हो रहा है। अब बाद में यूशिरो और किमिजुकी दोनों इस बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, इसी वजह से वो दूर नहीं जा सकते थे। आज पूरे दिन उन्हें इसी तरह से हाथ बांध कर रहना होगा, इसी वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब यूशिरो के हाथ खुल चुके थे तो वो वहाँ ग्यूरन पर आकर हमला कर देता है। वो उससे डिमांड करता है कि उसे एक वेपन चाहिए जो कि वैम्पायर्स को ख़त्म कर
कर पाए। ग्यूरन उससे कहता है कि ठीक है, वो उसे वेपन दे देगा, लेकिन अगले ही अटैक में उसने यूशिरो को बेहोश कर दिया था। यूशिरो जब वापस लौटा है तो उसे लगता है कि ग्यूरन मजाक कर रहा है, लेकिन शिनुआ उसे बताती है कि ग्यूरन कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। अगले दिन जब ग्यूरन उनकी क्लास में आता है तो यूशिरो वेपन की डिमांड करता है। किमिजुकी भी अपने लिए एक वेपन की डिमांड कर रहा था। उसी टाइम ग्यूरन उनको मारते हुए कहता है कि पहले उन्हें अपने गुस्से पर काम करना चाहिए। वैसे वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या उनके हिसाब से कोई ऐसा है जिससे इस वेपन टेस्ट के लिए चुना जा सके, तो वो बताती है कि यूशी को चुना जा सकता है क्योंकि उस पर डीमन स्पिरिट्स की एनर्जी का कोई असर नहीं होता। टेस्ट लेने के लिए ग्यूरन ने अपनी तलवार नीचे लगा दी थी। सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ कुछ ही बच्चे खड़े हुए थे, जिनमें एक यूशी भी था। अब उन सभी को इस टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में ग्यूरन ये बात जानता था कि यूशी सच में कमजोर है क्योंकि उसे लड़ने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं और वो डरता भी है। लेकिन एक डीमन को अपने वश में कर लेना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर उसकी कभी वैम्पायर से फाइट हुई तो वैसे अब वो वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें वो टेस्ट देना था। वहां पर बहुत सारे डीमन हेड लगे हुए थे। अभी ग्यूरन उन्हें पहले ही वार्निंग दे देता है कि अगर उन्होंने गलती की तो वो डीमन के वश में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब वो टेस्ट दे रहा था, अब हम सबसे पहले यूशिरो को देखते हैं। वो डीमन के सामने था। वो डीमन उससे कह रही थी कि वो उसे पार दे सकती है, लेकिन इसके लिए यूशिरो को उसके वश में आना होगा। पर यूशिरो इसके लिए तुरंत मना कर देता है। अब वो डीमन उसे बांधकर उसके दोस्तों की इमेज दिखाती है, जो कि उससे कह रहे थे कि अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो उसे इस डीमन की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन यूशिरो इस डीम को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। बाद में उसकी उस डीमन से मुलाकात होती है। इस डीमन का नाम शीरामारू है। वो कहती है कि इतनी बात करने के बाद में तुम्हें लाइक करने लगे हूँ। मैं तुम्हें अपनी पार दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम जब भी किसी वैम्पायर को देखोगे तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस पर यूशिरो को कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि वो तो यही चाहता है कि इस दुनिया के सारे वैम्पायर्स मारे जाएं। इस पर शीरामारू कहती है कि ठीक है, तो जब भी तुम वैम्पायर्स को मारने में नाकाम होगे तब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगी। यूशिरो इस शर्त के लिए मान जाता है। वैसे अब इसके बाद वो वापस से जा गया था। उसकी मुलाकात किमिजुकी से होती है, जो कि पहले ही अपने डीमन स्पिरिट के वश में कर चुका है। इसके बाद हम यूशी को देखते हैं। वो अभी अपनी ड्रीम में था। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से होती है, जो कि असल में वही डीमन थी। वो उसे बता रही थी कि यूशी कितना कमज़ोर है और वो खुद से कभी उस वैम्पायर को नहीं हरा पाएगा जिसने उसकी बहन को मारा है। इसी वजह से अगर वो चाहे तो इसमें वो डीमन उसकी मदद कर सकती है। यूशी डरा हुआ था। वो हाँ कर देता है, जिस वजह से उस डीमन का उसकी बॉडी पर कब्जा हो जाता है। अब यूशी जब जागता है तो वो डीमन उस पर हावी थी। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस वजह से ग्यूरन कहता है कि हमें यूशी को खत्म करना ही होगा। यूशी भी उन पर हमला कर रहा था, लेकिन यूशिरो और किमिजुकी किसी तरह से उसके अटैक्स को रोकते हैं। वो उनका दोस्त है, इस वजह से वो उसे मारना नहीं चाहते थे। लड़ाई के दौरान यूशिरो अपनी तलवार को अलग फेंक देता है। अभी यूशी ने उसकी तरफ अपना स्पेशल वेपन स्थान रखा था, लेकिन यूशिरो के कॉन्फिडेंस की वजह से वो वहां से नहीं हटता और अचानक से यूशी भी अपने सेंसेस वापस से रिगेन कर लेता है। वो नॉर्मल हो चुका था। वो तुरंत यूशिरो के पास आकर उसे गले से लगा लेता है। तभी ग्यूरन वहां पर आकर यूशिरो को किक करता है और कहता है कि उसे अपने वेपन इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही वो यूशी से कहता है कि उसे भी अब थोड़ा ताकतवर बनना होगा, इस तरह से वो किसी भी वैम्पायर से नहीं लड़ सकता। वैसे ग्यूरन को यूशिरो के ड्रीम के बारे में भी पता था। इस वजह से जब यूशिरो उठता है तो वो उसे कहता है कि उसे अब अपने पुराने दोस्तों को भूलना होगा, क्योंकि अब ये नए दोस्त ही उसकी फैमिली हैं। वैसे हमें ये जानने को मिलता है कि अभी पास की ही सिटी में वैम्पायर्स दिखे थे। इस वजह से वो लोग वहाँ जा रहे हैं अपने पहले मिशन के लिए। अगले दिन वो ट्रेन से जा रहे थे। यूशिरो शिनुआ से पूछता है कि वो हमेशा उसका पीछा क्यों करते रहती है, तो शिनुआ बताती है कि उसे असाइन किया गया था यूशिरो पर नजर रखने के लिए, जैसे कि यूशिरो कोई गलती ना करे, क्योंकि यूशिरो के अंदर वैम्पायर्स को मारने का पागलपन है। वैसे अब इसके बाद वो दोनों ही वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें बुलाया गया था। वहाँ पर उनकी मुलाकात किमिजुकी और यूशी से होती है और उसी दौरान वहाँ पर एक और लड़की मित्सुबा आती है। ये लड़की भी अभी उनकी टीम में रहेगी, लेकिन जब मित्सुबा को पता चलता है कि शिनुआ को लीडर बना दिया गया है तो उसे इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो अभी उससे लड़ ही रही थी उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए। तभी ग्यूरन वहां पर आकर उन दोनों को रोक देता है और दोनों को ही वार्न करता है कि अगर उन्होंने फिर से ऐसे गलती की तो उन दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे इसके बाद अब ग्यूरन मित्सुबा से उन सभी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि हमेशा जो वैम्पायर्स हंटिंग टीम रहती है उसमें 5 मेंबर्स को ऐड किया जाता है, जिससे कि वो टीम वर्क के थ्रू वैम्पायर्स खत्म करे और इनके कोई भी मेंबर का नुकसान ना हो।
हालांकि योशिरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कह रहा था कि जल्दी से वैम्पायर्स उन्हें दिखे जिससे कि वो लोग उन्हें खत्म करें। तभी मित्सुबा उस पर हमला कर देती है, लेकिन योशिरो ने उसके पैरों को पकड़ लिया था। वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर मित्सुबा बताती है कि वो बस योशिरो के रिफ्लेक्स चेक करना चाहती थी। वैसे यूरेन बताता है कि सीधे ही किसी वैम्पायर्स को खत्म करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो ह्यूमन सर्वेंट को बचाने के लिए आए हैं, ना कि वैम्पायर्स को खत्म करने। ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो तब तक उन्हें छुप कर ही रहना होगा। अब इसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ गए थे। कुछ ही देर बाद वो वैम्पायर्स टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी मित्सुबा सभी से कह रही थी कि उन्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि वो वैम्पायर कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इतने में ही योशिरो वहां सामने एक छोटी बच्ची को नोटिस करता है, जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। योशिरो उसे बचाने जाने वाला था, लेकिन मित्सुबा उसे रोक देती है। वो कहती है कि शायद ये वैम्पायर की चाल हो सकती है, लेकिन योशिरो कुछ देर तो देखता है, लेकिन जब वो लड़की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी तो योशिरो खुद को रोक नहीं पाता और उसे वहां बचाने के लिए भागता है। वो मॉन्स्टर जब हमला कर रहा था उस दौरान योशिरो ने वहां पर आकर उसके हाथ काट दिए थे, लेकिन अब वो मॉन्स्टर योशिरो को अपना टारगेट बनाने वाला था। पर इतने में ही मित्सुबा वहां पर आकर उस मॉन्स्टर को ही काट देती है। उन्होंने उस लड़की को बचा लिया था, लेकिन मित्सुबा सही थी, क्योंकि ये वैम्पायर्स की चाल ही थी। वो अभी उन पर नजर रखे हुए थे और अब वो अचानक से ही इन पर हमला कर देते हैं। वहां 3 वैम्पायर्स थे। उनसे लड़ते वक्त योशिरो शिरामारू पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी पर अचानक से कुछ निशान पड़ना स्टार्ट हो गए थे। वैसे अभी वो पहले वाला मॉन्स्टर भी इन पर हमला कर रहा था, लेकिन वो टीम वर्क से काम लेते हैं और बहुत ही जल्दी उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और यहाँ पर योशिरो ने भी वैम्पायर्स को रोक रखा था। वो उन पर हमला करके उन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। योशिरो उठ के पीछे जाने वाला था, लेकिन इतने में शिनवा कहती है कि हम वैम्पायर्स की टेरिटरी में अंदर आ चुके हैं और वे लोग जल्द ही अपने बाकी साथियों को भी बुला लेंगे। इस वजह से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब उन्होंने जब बेस कैंप चुना था वो वापस से वहाँ पर आ गए थे। वहां पर अभी वो लड़की योशिरो को थैंक्स कह रही थी, तभी मित्सुबा उसे कहती है कि उससे डरने की जरूरत नहीं, अब वो सेफ है। वैसे यहाँ मित्सुबा योशिरो पर भी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने उनकी जान खतरे में डाल दी थी, पर फिर भी अगर वो ऐसा ना करते तो उस बच्चे की जान नहीं बच पाती। इस वजह से मित्सुबा उन्हें माफ भी कर देती है। बाद में वो बच्ची बताती है कि जो वैम्पायर्स का हाइड आउट है वो एक ओल्ड ट्रेन स्टेशन है। अब अगले ही दिन वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद जब वो अंदर आ रहे थे तो वो थोड़े सतर्क थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे वैम्पायर्स मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें कुछ ह्यूमन चाइल्ड्स मिलते हैं जो कि बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकाला गया था। वैसे वहाँ पर कोई और वैम्पायर नहीं था। इसका मतलब अगर ये चाहे तो भाग सकते हैं, लेकिन ये भाग नहीं रहे थे। इसकी वजह यह है कि वैम्पायर सभी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो अपना ब्लड दे तो वैम्पायर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इस वजह से कुछ ह्यूमंस इस चीज़ के लिए हाँ भी कर देते हैं। वैसे अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक वैम्पायर दिखता है। मित्सुबा कहती है कि सभी तैयार हो जाओ, लेकिन उसके इतना कहने से पहले ही योशिरो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ चुका था। वो एक ही अटैक के साथ उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। मित्सुबा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि योशिरो को ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी योशिरो उसे अपनी तरफ खींचता है। उसके पीछे एक और वैम्पायर था। योशिरो उस पर भी हमला करते हुए उसे भी बीच से स्लाइस कर देता है, लेकिन अब तभी वहां पर वैम्पायर का एक और ग्रुप आ गया था और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 और वैम्पायर पीछे की तरफ से आ जाते हैं, जो कि छुपे हुए थे। इन्हें जानने को मिलता है कि शायद उस लड़की ने हमसे झूठ कहा था। वो वैम्पायर बताते हैं कि ये उनकी चाल थी। उन्होंने जानबूझकर उस लड़की को इनके साथ भेजा, अगर वो सच कहती तो उसकी फैमिली मारी जाती। इसी वजह से उसने हमसे झूठ कहा। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी। उन वैम्पायर्स का जो लीडर था वो अभी मित्सुबा को गले से पकड़ लेता है, लेकिन ये लोग फिर भी लड़ते जा रहे थे। वो सभी मिलकर काम करते हैं और उन वैम्पायर्स को बहुत ही जल्दी हरा देते हैं। साथ ही योशिरो ने हमला करते हुए उस लीडर को भी मार गिराया था। हालांकि पूरे वैम्पायर्स अभी मारे नहीं गए, लेकिन मित्सुबा बच चुकी थी। अभी बहुत सारे वैम्पायर्स उन्हें घेरे हुए थे। यहाँ पर एक और राउंड फाइट होती है और फिर हम देखते हैं कि शाम तक उन्होंने सभी को मारकर उन सभी बच्चों को बचा लिया था। वो उन सभी को वापस कैंप पर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो छोटी बच्ची जिसने झूठ कहा था वो योशिरो से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन योशिरो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने ये सब अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया। अब वो वहाँ से चली जाती है।
तभी मित्सुबा वहां पर आती है और यशुरो को थैंक यू कहती है क्योंकि यशुरो ने तब उसकी जान बचाई थी। हालांकि फिर वो भी वहां से चली जाती है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि अभी किमिजुकी एक कार के वायर जोड़ रहा था। ये कार ऐसे ही पड़ी हुई थी और किस्मत से वो चालू भी हो जाती है। यशिरो कहता है कि क्या तुम इसे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन किमिजुकी कहता है कि उसे ड्राइव करना नहीं आता, इसलिए अब यशिरो ही ड्राइविंग सीख रहा था। जिस दौरान वो कई बार उस कार को ठोकता है। हालांकि फिर वो इतनी ड्राइव पर सीख चुका था कि एक कैंप से दूसरे कैंप तक वो सभी को ले जा सके, इसलिए अभी वो कार में बैठकर जा रहे थे। उसी दौरान उनके सामने एक वैम्पायर आ जाता है। यशिरो नोटिस करता है कि ये बहुत ही हाई रैंक वैम्पायर था। अभी गाड़ी रुक नहीं रही थी, इसलिए ये लोग गाड़ी से कूद जाते हैं। वो वैम्पायर उस गाड़ी को अपने एक ही हाथ से रोककर इनकी तरफ ही फेंकता है, जिसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। हालांकि इससे उन्हें चोट नहीं लगी है, पर अब अचानक से उस वैम्पायर ने हमला करना शुरू कर दिया था। ये लोग उसके अटैक्स को रोक रहे थे। किसी तरह से योशिरो उसके तलवार पर हमला करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है। ये लोग सोच रहे थे कि शायद ये मिलकर उसे हरा देंगे, लेकिन इतने में ही दो और वैम्पायर्स वहां पर आते हैं। यहाँ पर योशिरो कह रहा था कि हम उन तीनों को नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन शिनुआ कहती है कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो हम वैसे भी मारे जाएंगे, इसलिए हमें अपना पूरा बेस्ट देकर लड़ना होगा। तभी वहां पर वो जो दोनों नए वैम्पायर्स आए थे, उनमें से एक लड़की उस पहले वाले वैम्पायर से कहती है कि वो फेरिड उससे बुला रहा है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। वो वैम्पायर तुरंत ही यहाँ योशिरो के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि ये फाइट हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, और इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। शिनुआ खुश थी क्योंकि वो हाई रैंक वैम्पायर को नहीं हरा सकते थे, फिर भी उनकी जान बच गई। लेकिन योशिरो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो हाई रैंक वैम्पायर सिर्फ उनके साथ खेल रहा था। योशिरो को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैम्पायर्स के मुकाबले वो बहुत कमजोर है। तभी शिनुआ कहती है कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो वो मैजिकल कर्स सीख सकता है। ये कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि सामने वाला अपने दिमाग पर से काबू हटा देगा और तब वो सिर्फ अटैक करेगा। इससे उसकी टीम को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए शिनुआ कह रही थी कि उसे अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे इसके बाद अब वो अपनी फैसिलिटी जहाँ पर वो रुके हुए थे वहीं पर चले गए थे, लेकिन अब वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कुछ हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे जो कि अननोन थे। इस वजह से वो लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन पर हमला करने के बाद उन्होंने लगभग सारे हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए थे, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स उन्हें डॉज भी कर रहे थे। उस दौरान एक बड़ा सा प्लेन आकर वहां टकरा जाता है। उस प्लेन के अंदर से दो वैम्पायर निकलते हैं और आसपास देखकर कहते हैं कि सब कुछ सही है, इसलिए अब उसमें से बाकी वैम्पायर्स भी निकलने लगते हैं। जब ईश्वरी और उसका ग्रुप यहाँ पहुंचता है तो वो समझ जाते हैं कि उन पर हमला हुआ है। अब ये भी उनकी मदद करने लग गए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वैम्पायर्स थे। इस वजह से उनसे लड़ना इनके लिए भी मुश्किल था। पर अब वहां पर एक रीइंफोर्समेंट टीम पहुंचती है और वो भी लड़ने लगती है। अभी वो जो हेलीकॉप्टर इनके अटैक से बच गए थे वो भी यहाँ पर हमला कर रहे थे, लेकिन यूशी अपने उस स्पेशल वेपन से उन पर फायर करता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। इसी दौरान एक वैम्पायर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन शिनवा वहां पर आकर उसे बचा लेती है और फिर यूशी फायर करके उस हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा देता है। अब इसी तरह से टीम वर्क से लड़ने के बाद कुछ ही देर में यहाँ पर सभी वैम्पायर्स को मार दिया गया था। इन्हें सभी सोल्जर्स थैंक यू कहते हैं और बाद में जब ये यहाँ से जा रहे थे तो उन्हें बताया जाता है कि इन्हें यहाँ वेस्ट फैसिलिटी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर भी इनकी मदद की ज़रूरत है। वैसे इसके बाद अब हम ईस्ट फैसिलिटी में आते हैं जहाँ पर हम ग्यूरन को देखते हैं। वो अभी वहाँ से कुछ दूर फेरेट पर नजर रखे हुए था। वहीं पर मीका भी थी और वो लोग अभी अपनी वैम्पायर आर्मी के साथ थे। वो इसी तरफ हमला करने का प्लान बना रहे थे। वैसे अभी ग्यूरन के पास एक लड़की आ रही थी, तभी उस पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। पर उसी दौरान एक और लड़की आती है जो कि डीमन आर्मी की एक हाई रैंक मेंबर है। वो यहाँ पर उस वैम्पायर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देती है। उसका नाम मीटो है। साथ ही अब वहाँ पर उनके बाकी मेंबर्स भी आते हैं और इसके बाद ग्यूरन उनसे कहता है कि हमें फेरेट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि वो हमारी फैसिलिटी में एंटर करे। दूसरी तरफ वहाँ फेरेट मीका से कह रहा था कि अगर उसके सामने योशिरो आ गया तो क्या वो उसे ख़त्म कर पाएगा। इस चीज़ पर मीका कुछ नहीं कहता और इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे अभी से 4 साल पहले हम उसी टाइम का सीन देखते हैं जब क्वीन क्रूल ने मीका को बचाया था। वो मीका को बताती है कि अगर वो ह्यूमन का ब्लड नहीं पिएगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि वैम्पायर्स को ऐसा करना पड़ता है, और अगर उसने एक बार वो ब्लड पी लिया तो इससे वो इमोर्टल हो सकता है। लेकिन मीका मॉन्स्टर नहीं था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी क्वीन क्रूल वहाँ नीचे आती है और अपने हाथ से अपने ब्लड एक ग्लास में निकालते हुए उसे देती है, लेकिन मीका ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया।
क्रूल कहती है कि ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम मर सकते हो, और इसके बाद में वो वहां से जाने लगी थी। लेकिन तभी मीका उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से ब्लड पीने लगता है। वैसे अब हम वापस से करंट टाइम में देखते हैं कि युशिरो और उसका पूरा ग्रुप अभी उस दूसरी फैसिलिटी में जा रहे थे। बैकअप के तौर पर उस दौरान शिनवा सभी को कुछ गोली दिखाती है, जो गोली खाने के बाद उनकी पावर और भी बढ़ जाएगी। वो बताती है कि इससे वो लोग हाई रैंक वेम्पायर्स के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि एक गोली खाने से उनकी पावर 2 गुनी होगी और 2 गोली खाने से उनकी पावर 3 गुनी हो जाएगी। युशिरो कहता है कि ये तो कमाल की बात है, अगर हम 10 गोली एक साथ खा ले तो फिर क्या होगा। इस पर किमिजुकी कहती है कि तुम मारे जाओगे, तुम्हारे सारे अंग ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे डीमन को एनर्जी देती है और 2 गोली खाने के बाद भी तुम्हें बहुत सारी कैजुअलिटी झेलनी पड़ेगी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि फिर ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमारी पहले भी ये एक हाई रैंक वैम्पायर से फाइट हो चुकी है। इस पर शिनवा कहती है कि उसे इस चीज़ का मौका नहीं मिला था, क्योंकि एक गोली 15 मिनट के लिए ही काम करती है, इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, गोली की पावर एक्टिवेट होने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं। उस टाइम उनके पास 10 सेकेंड का टाइम नहीं था कि वो रुक कर इस गोली को खा सके। पर अब तभी अचानक से उनके ट्रक पर हमला होना शुरू हो गया था। ये एक हेलीकॉप्टर था। वो बाहर निकलते हैं। युशिरो नोटिस करता है कि ट्रक का जो ड्राइवर था वो बेहोश हो चुका था। वो उसे बचा रहा था, लेकिन इतने में ही हेलीकॉप्टर उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है। अभी ये लोग किसी तरह से अपने वेपन्स को आगे करके उन गोलियों को रोक रहे थे। उसी तरफ यूशी उस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। हेलीकॉप्टर फूट जाता है, लेकिन उतने में ही उसने एक मिसाइल लॉन्च कर दी थी, जो कि सीधा उस ट्रक पर आकर गिरती है। वो ट्रक ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से नीचे की जो जगह थी वो टूट जाती है और वो किसी अंडरग्राउंड जगह में आकर कैद हो जाते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि उनके बीच में एक पत्थरों की दीवार बन चुकी है। आधी टीम इस तरफ और आधी टीम दूसरी तरफ। युशिरो के साथ अभी वो ड्राइवर भी था, इस वजह से वो सेफ जगह पर ले जा रहे थे जिससे कि उसका इलाज हो सके। वो दोनों ही टीम एक दूसरे को बाय कहती हैं और सेफ रहने को कहती हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ पर मीका को देखते हैं, जिसके सामने अभी ग्यूरिन खड़ा हुआ था। तभी मीका के जो बाकी साथी वैम्पायर्स और फेरिड, वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्यूरिन के भी साथी भी पहुँच चुके थे और दोनों ही फोर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब यहाँ से सीन चेंज होकर वहाँ उस स्पेशल कैंप फैसिलिटी में आता है, जहाँ पर सभी का इलाज किया जा रहा था। युशिरो शिनवा उस ड्राइवर को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वैसे उसे वहाँ छोड़कर जब वो जा रहे थे तो शिनवा कहती है कि इस फैसिलिटी में हमारी ज़रूरत है। वहाँ पर ग्यूरिन एक बड़ी फोर्स के साथ फाइट कर रहा है। युशिरो कहता है कि ठीक है, हम वहीं जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें हमारी टीम को फिर से ज्वाइन करना होगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ सोल्जर्स से जानने को मिलता है कि पास के ही डिस्ट्रिक्ट में अभी युशिरो की टीम फाइट कर रही है कुछ वैम्पायर्स के साथ। वहां पर एक अच्छी खासी आर्मी है, जबकि युशिरो की टीम के सिर्फ 3 मेंबर ही वहां पर मौजूद हैं। उन्हें बहुत खतरा था, इसी वजह से युशिरो वहां जाने लगता है। शिनवा कहती है कि हमारी ज़रूरत वहाँ नहीं बल्कि ईस्ट फैसिलिटी में है, लेकिन युशिरो कहता है कि नहीं और बस इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वहाँ दूसरी तरफ हम युशिरो के दोस्तों को देखते हैं। वो अभी वैम्पायर्स से लड़ रहे थे। उन्होंने कई सारे वैम्पायर्स खत्म कर दिए हैं, लेकिन अब वो थकने लगे थे। तभी वहां पर युशिरो और शिनवा पहुंचते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। अभी किमिजुकी कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ ईस्ट फैसिलिटी में जाना चाहिए, लेकिन युशिरो कहता है कि जब उसे पता चला कि वो लोग खतरे में हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाया। अब वो मिलकर वहाँ से ईस्ट फैसिलिटी की तरफ निकल चुके थे। अब हम ईस्ट फैसिलिटी में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ग्यूरिन की फोर्स और फेरिड की फोर्स की फाइट चल रही थी, लेकिन वैम्पायर्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इन पर हावी पड़ रहे थे। तो ग्यूरिन अभी क्यूरी के पास आता है। क्यूरी उससे कहती है कि इन वैम्पायर्स को हम संभालते हैं, तुम तब तक फेरिड को खत्म करो, अगर वो मारा गया तो इनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। वहां पर फेरिड भी मीका से कहता है कि वो जाकर ग्यूरिन पर हमला करे, बाकी सबको बाकी वैम्पायर्स देख लेंगे। अब इसके बाद मीका और ग्यूरिन की फाइट होने लगी थी। ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस दौरान ग्यूरिन कुछ तलिस्मान का इस्तेमाल भी करता है। उसने एक तलिस्मान यहाँ पर मीका के सर पर लगा दिया था, जिसके बाद मीका अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से इसे कैद कर लिया जाता है और वहाँ एक धमाका होता है। धमाके के बाद भी किसी तरह से मीका सर्वाइव कर गया था, लेकिन ये उनकी चाल थी, क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो उसे लगभग कैद कर लेते हैं और तभी वहां पर ग्यूरिन आता है, जो कि उस पर हमला करके उसे बेहोश करने वाला था। पर इतने में ही फेरिड वहां पर आकर मीका को बचा लेता है और ग्यूरिन को पंच करते हुए वहां से दूर फेंक देता है। ग्यूरिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो एक और पीले खाने वाला था।
वो एक और पिल खाने वाला था। यूरी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ग्यूरन कहता है कि अगर मैंने ये पिल नहीं खाई तो हम सभी वैसे भी मारे जाएंगे। अभी वो पिल खाने वाला था, लेकिन इतने में ही मीका उस पर हमला कर देता है। वो उसके सामने तलवार रख देता है और उससे तलवार मार देता है। साथ ही अब वो उसे ख़त्म ही करने वाला था, लेकिन इतने में ही योशिरो और उसकी टीम वहाँ पर पहुँचती है। अभी जब योशिरो यहाँ ग्यूरन को बचाने के लिए आ रहा था तो मीका ने योशिरो को देखकर उसे पहचान लिया था। मीका अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। इसी दौरान योशिरो उसे तलवार मार देता है। ग्यूरन कहता है कि अपनी तलवार की कर्स पावर को एक्टिवेट करो। इससे मीका पूरी तरह से मारा जाता है, लेकिन इसी दौरान योशिरो ने भी मीका को पहचान दिया था, इसलिए वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। मीका वहां से दूर हटकर बच गया था, लेकिन ग्यूरन योशिरो को मारता है और कहता है कि आखिर उसने कर्स पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन योशिरो अभी भी मीका को देखकर हैरान था और कहीं खोया हुआ था। लेकिन तभी ग्यूरन को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। योशिरो उसे देखता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, लेकिन ग्यूरन उसे फिर से पंच करता है और कहता है कि उसे अपने सपनों से बाहर आना होगा। तभी योशिरो के दोस्त आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो योशिरो बताता है कि मीका असल में उसके बचपन का दोस्त है, इसी वजह से वो उसे नहीं मार पाया। अभी मीका और योशिरो एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी फेरिड वहां आकर मीका से कहता है कि ह्यूमन तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, योशिरो को मार दो। लेकिन इस चीज से मीका को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही फेरिड की गर्दन पकड़ लेता है। फेरिड कहता है कि ठीक है, हम योशिरो को नहीं मारेंगे, मैं उसे वैम्पायर बनाऊंगा। लेकिन इस पर भी मीका हाँ नहीं करता है। फेरिड कहता है कि ठीक है, तो तुम उसके सारे दोस्तों को मार दो, हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। अब मीका ने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी। ये लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इतने में ही वहां पर एक और वैम्पायर का ग्रुप आता है। यहाँ पर क्राउली भी था। क्राउली वही है जिसकी फाइट योशिरो और उसके ग्रुप से हुई थी। वैसे अब हाई रैंक वैम्पायर को देखकर ग्यूरन भी समझ गया था कि वो इन्हें नहीं हरा सकते। इस वजह से वो योशिरो और उसके ग्रुप को वहां से जाने को कहता है, लेकिन योशिरो नहीं जाना चाहता था, पर उसके दोस्त मना कर उसे किसी तरह से ले जाने लगते हैं। उसी दौरान फेरिड दौड़ते हुए उनके सामने आता है और कहता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन योशिरो को अपना पुराना टाइम याद आता है। इसी वजह से वो बिना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तलवार को हवा में घुमाकर फेरिड पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसका कोई फायदा नहीं था। पर तभी ग्यूरन वहीं फेरिड पर हमला कर देता है, पर फेरिड वहां से हट गया था, बल्कि वो ग्यूरन पर ही पंच कर देता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। इधर सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वो वैम्पायर उन पर भारी पड़ रहे थे। इधर फेरिड भी अभी ग्यूरन को खत्म करने वाला था, लेकिन योशिरो तभी बचाने के लिए आता है। लेकिन उसी वक्त फेरिड वहां से गायब हो जाता है। वो उसके पीछे आ गया था। मीका भी वहां पर आता है। मीका योशिरो को पकड़ता है और उसे वहां ले जाने लगता है। योशिरो कह रहा था कि आखिर तुम वैम्पायर का साथ कैसे दे सकते हो, उन्होंने हमारे दोस्तों को मारा था। लेकिन इस पर मीका कहता है कि ह्यूमंस भी अच्छे नहीं है, वो भी इस धरती को खत्म करने वाले हैं, तुम्हें उन इंसानों से भी दूर जाना होगा। योशिरो को ये सब बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे अभी अपने दोस्तों को बचाना था। वो देखता है कि सभी वैम्पायर्स उसके दोस्तों को पकड़ रहे हैं और अगर उसने बचाने में देर की तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे। योशिरो वहां से जाना चाहता था, लेकिन मीका उससे पकड़ लेता है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं। योशिरो को बहुत बुरा लग रहा था। वो देखता है कि उसके दोस्त मरने ही वाले हैं। वो चिल्लाता है और अचानक से उसकी एक आंख से खून निकलने लगता है। हम उसके स्पिरिट वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पर शिरामारू थी। योशिरो पूछता है कि क्या तुम मेरी बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही हो, जिस पर शिरामारू कहती है कि नहीं। योशिरो की बॉडी के अंदर एक और मॉन्स्टर है जो कि अब बाहर निकलने को तैयार हो रहा है। योशिरो ये सब सुनकर हैरान था। तभी उसके सामने बहुत सारे ट्रम्पेट आते हैं। योशिरो के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि उसके स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रम्पेट क्या कर रहे हैं, पर शिरामारू कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो मॉन्स्टर बाहर आकर ही रहेगा। वैसे अब उसके स्पिरिट वर्ल्ड के बाहर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से अचानक एक ब्लैक ऑरा निकलना शुरू होता है और फिर अचानक से ही उसकी पीठ से भी कुछ स्पाइक्स जैसी चीजें निकलना शुरू हो गई थी। वो खतरनाक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और उसका खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर क्राउली आता है। हालांकि वो एक हाई रैंक वैम्पायर है, लेकिन फिर भी अब वो योशिरो के सामने नहीं टिक पाता। कुछ देर पहले हमने देखा था कि उसकी स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन अब योशिरो की स्पीड के सामने वो कुछ नहीं कर पाता।
आता और बहुत बुरी तरह से पिटता है। अब जब शिनवा को होश आता है तो वह देखती है कि उसके पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो कि युशिरो के अटैक की वजह से हुआ था। हालांकि अभी तक युशिरो नॉर्मल नहीं हुआ था, वो उसके सामने ही था और अब वह आगे बढ़कर शिनवा पर हमला करने वाला था। तभी उसके अटैक के सामने मीका आ जाता है। इस वजह से युशिरो की तलवार यहाँ मीका को लगी थी। मीका मरा नहीं था पर उसने शिनवा को बचा लिया था। वैसे वहां गड्ढे के अंदर हम ग्यूरन को देखते हैं जिसे फेरिड ने गला पकड़कर उठा रखा था। ग्यूरन चिल्लाता है युशिरो को नॉर्मल होने के लिए और इसी दौरान शिनवा युशिरो को टाइट पकड़ लेती है जिससे कि युशिरो को सब कुछ याद आ सके और वो अपने अंदर के इस डीमन को हरा सके। हम देखते हैं कि ये चीज काम कर गई थी। वो डार्क एनर्जी वापस से युशिरो की बॉडी के अंदर आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। अभी फेरिड उसे ही देख रहा था लेकिन ग्यूरन उससे कहता है कि वो उनकी चाल में फंस गया क्योंकि युशिरो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के लिए था। तभी वहां से दूर कुछ छुपे हुए डेमन आर्मी के मेंबर अपनी मिस्टीरियस पावर से फेरिड और बाकी वैम्पायर्स पर हमला कर देते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने सरवाइव कर लिया था पर तभी वहां पर एक और ग्रुप पहुंचता है। ये डीमन आर्मी के ही मेंबर्स हैं और इन्हें हिरागी फैमिली कहा जाता है। वहां उनका लीडर जैसे ही पहुंचता है वह कहता है कि हमें सभी वैम्पायर्स को कैद करना है। इसके बाद सीन कुछ दिन बाद पर आता है। हम शिनवा को देखते हैं जो कि अभी एक लैब में जा रही थी। वहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वो बताती है कि वो एक्सटर्मिनेशन यूनिट का हिस्सा है लेकिन फिर भी बाहर खड़े उसे अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद अब वो एक सिंबल दिखाते हुए बताती है कि वो भी हिरागी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद उसे अंदर जाने दिया गया था। पहले तो वहां पर बहुत सारे जेल थे जिनमें वैम्पायर्स कैद हैं। इसके बाद अंदर अभी कुछ साइंटिस्ट वैम्पायर के ब्लड पर रिसर्च कर रहे थे। वहीं पर उसे गिवरन मिलता है। वो उससे युशिरो के कंडीशंस के बारे में बात करती है लेकिन गिवरन कहता है कि वो सिर्फ एक लैब सब्जेक्ट है। उसे हमने पावर दी जिससे हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सके। अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे अब जब शिनवा जा रही थी तो वो बताता है कि उसने जितनी पिल्स खाई थी उस हिसाब से उसे जल्दी होश आ जाएगा क्योंकि इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है। युशिरो 1 हफ्ते से बेहोश था। इस वजह से शिनवा को उसकी चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ अब हम पहले का सीन देखते हैं। जब हिरागी फैमिली वहां पहुंची थी तब फेरिड मीका से कहता है कि हम सभी को जाना होगा। मीका युशिरो के बिना नहीं जाना चाहता था पर फेरिड उसे गले से पकड़कर उठाता है। कहता है कि ये समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। अब वो लोग वापस चले गए थे। अभी के टाइम में मीका अभी कुछ मशीन्स के अंदर से बाहर निकाल रहा था। वहां उसके साथी भी थे। वो उससे युशिरो के बारे में पूछते हैं लेकिन मीका उन्हें इग्नोर करता है। तभी एक साथी कहता है कि आखिर युशिरो को तब हुआ क्या था। तभी दूसरा साथी बताता है कि उसके ऊपर किसी खास पावर का इस्तेमाल किया गया था उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ उनका लैब सब्जेक्ट है। मीका ये सब सुन रहा था लेकिन फिर उसके बाद वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वो दूसरा वाला वैम्पायर कहता है कि तुम बहुत मिस्टीरियस हो, तुम कभी अपनी बातें हमें नहीं बताते। मीका कहता है कि वो बस एक मामूली सा वैम्पायर है, इससे ज्यादा उन्हें जानने की जरूरत नहीं। वैसे वहाँ दूसरी तरफ युशिरो को होश आ चुका था जिस पर उसके दोस्त बहुत ज्यादा ही खुश थे। पर युशिरो सोच रहा था कि उसे फिर से मीका से मिलना है। अब जब युशिरो पूरी तरह से रिकवर कर लेता है तो अभी वो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था और बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था। तभी शिनवा वहां पर आती है और देखती है कि युशिरो किसी तरह की एक बुक पढ़ रहा है। पहले तो वो वहां से जा रही थी पर फिर वो रुक जाती है। युशिरो से पूछती है कि आखिर वो एक वैम्पायर को वापस से इंसान में बदलने की बुक क्यों पढ़ रहा है। युशिरो बताता है कि उससे मीका को ठीक करना है। साथ ही वो मीका के बारे में पूछता है कि क्या उसे कैद कर लिया गया था, जिस पर शिनवा बताती है कि नहीं, वो तब अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया था। उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है जो कि हिरागी फैमिली की तरफ से थी। वो लोग अभी युशिरो को हेडक्वार्टर में बुला रहे थे। रास्ते में सिक्योरिन मिलता है। वैसे कहता है कि हिरागी फैमिली तुम्हें अपनी आर्मी ज्वाइन करने को कहेगी क्योंकि उनका ग्रुप अलग है, लेकिन तुम इसके लिए मना कर देना। अब जब युशिरो वहां पहुंचता है तो वहां उसे बाहर मित्सुबा मिलती है। उसे यहाँ पर प्रमोशन के लिए बुलाया गया था लेकिन मित्सुबा खुद को प्रमोट नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से वो इस लायक नहीं है। पर युशिरो उसे समझाता है कि नहीं, वो इस लायक है, इस वजह से उसे प्रमोशन मिला है। अंदर आने के बाद युशिरो को सामने एक वैम्पायर दिखता है जो उस पर हमला कर रहा था, पर युशिरो उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। ये चीज हिरागी फैमिली ने की थी युशिरो की लॉयल्टी चेक करने के लिए। वैसे अब यहाँ पर हिरागी फैमिली का लीडर युशिरो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। उसकी पावर देखने के लिए वो दोनों फाइट करते हैं। यहाँ पर युशिरो को अपनी स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट करने से मना कर दिया गया था। लड़ाई के दौरान युशिरो बहुत ही जल्दी हार जाता है। हालांकि जब वो लीडर वापस लौट रहा था तब युशिरो गुस्से में उस पर हमला करता है क्योंकि उसने उसे कमजोर कहा था।
पर यह चीज़ उस लीडर को अच्छी लगती है। वह यशीरो के अटैक को रोकर अपने भाई से कहता है कि वो यशीरो से लड़ाई, उसका भाई जब यशीरो से लड़ता है तो वो भी यशीरो को हरा देता है। लेकिन इसमें उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अभी वो भी यशीरो को कमज़ोर ही कह रहा था और ये भी कह रहा था कि ग्योरन ने आखिर तुम्हें वो स्पेशल वेपन्स यूज़ करना क्यों नहीं सिखाया। यशीरो पूछता है कि आखिर उसका टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। तो इस पर वो लीडर बताता है कि उन्हें शक है कि उनके बीच में एक स्पाई है जो कि वैम्पायर्स के लिए काम करता है। इसी वजह से वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में वो यूशिरो को एक जगह पर बंद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किमिजुकी और यूशी को पहले ही कैद कर रखा है। अगर यूशिरो ने सब कुछ सच नहीं बताया तो उन्हें टॉर्चर करेंगे। वैसे अगर यूशिरो ऐसा नहीं चाहता तो यहाँ हिरागे फैमिली का लीडर सायोरिटो यूशिरो से पूछता है कि बताओ कि आखिर तुम ग्यूरन का साथ क्यों दे रहे हो जबकि तुम हमारी इतनी पावरफुल फैमिली को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूशिरो बताता है कि जब वो वेम्पायर टेरिटरी से भागा था तब वो एक ऑर्फनेज में था, लेकिन ग्यूरन ने उसे संभाला। पर तभी सायोरिटो कहता है कि ग्यूरन खुद ऑर्फनेज के बच्चों को रिसर्च करता है जिससे कि वो उनकी हिडन एबिलिटी उसका पता लगा सके। ये सुनकर यूशिरो हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर सायोरिटो यूशिरो से अपनी फैमिली ज्वाइन करने को कहता है। यूशिरो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता और उसके दोस्तों को आज़ाद कर दिया जाए क्योंकि अब उसने सबको सच बता दिया है। उसके दोस्त आज़ाद तो हो जाते हैं पर वो बेहोश हो गए थे क्योंकि वो बहुत देर से कैद है। यशीरो उन्हें उठाकर बाहर ला रहा था जहाँ उसकी मुलाकात मित्सुबा से होती है। वो पूछती है कि क्या हुआ तो वो उसे सच नहीं बताता। तभी वहाँ पर ग्यूरेन आता है। यशीरो उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके हिडन पावर्स को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने हिरागे फैमिली को मना कर दिया है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इसके बदले ग्यूरेन को मीका को बचाना होगा। वैसे अब हम वहाँ वेम्पायर्स के पास आते हैं जहाँ हम मीका को देखते हैं। वो अभी बहुत प्रॉब्लम में था क्योंकि वैम्पायर्स बनने के बाद से उसने कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पिया है और वैम्पायर्स को ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो अभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सामने फेरेड एक छोटे से बच्चे को गले से उठाता है और मीका से कहता है कि वो इसका ब्लड पी सकता है। मीका तुरंत वहाँ भागता है और फेरेड का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने को कहता है। फेरेड चला गया था। मीका से वैसे तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालता है। इधर योशिरो के पास शिनुआ उन सभी को बताती है कि अगर वो अपने डीमन से मिलना चाहते हैं और उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने उस डीमन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को काटना होगा। तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं जिन्हें यूशी ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था क्योंकि उसने अपनी वैम्पायर्स की स्पेशल एबिलिटीज़ को अनलॉक कर लिया है। उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर अब यशीरो भी तुरंत ही अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ पर कट लगा लेता है, जिसके बाद वो अचानक से ही बेहोश हो गया था। हालांकि इससे पहले उसकी आंखें लाल हुई थी और उसकी आंख से खून भी निकल रहा था। वो सपने में वहाँ सबसे पहले वाला सीन देखता है जहाँ उसके फादर ही उसे मारना चाहते थे, पर वो किसी तरह से उस सपने से बाहर आता है। जिसके बाद अभी वो शिरामारू के सामने था। शिरामारू उस पर हमला करने वाली थी क्योंकि योशिरो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने नहीं दूंगा। लेकिन तभी जब वो हमला कर रही थी तो योशिरो अपनी तलवार को वहीं फेंक देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। वो शिरामारू से हेल्प मांगता है मीका को बचाने के लिए और इसके बदले वो शिरामारू का दोस्त बनेगा। शिरामारू इसके लिए तैयार थी और उससे उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और योशिरो वापस से अब जग जाता है। उसके बाद किमिजुकी की बारी थी। वो भी अपने सपने में आता है और अपने डीमन के साथ फाइट करता है। हालांकि उसके डीमन ने उसके चेस्ट में अपनी वो तलवार घुसा दी थी, लेकिन फिर भी किमिजुकी हार नहीं मानता और तलवार उठाते हुए हमले करता है। उसने भी अपने डीमन को हरा दिया था और उसके पास भी वो स्पेशल एबिलिटीज आ चुकी है। वो जागता है और योशिरो पर हमला कर देता है। वो कहता है कि योशिरो और खुद की पावर को टेस्ट करना चाहता है और यहाँ पर अब उनमें फाइट होती है, जिस दौरान किमिजुकी अपनी नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और सिर्फ वैसा ही योशिरो कर रहा था। अभी अगले दिन योशिरो, किमिजुकी और ऋषि तीनों ही गर्ल्स डॉम में आते हैं जहाँ पर शिनुआ और मित्सुबा रहती हैं। वहाँ पर आने के बाद अभी वो बैठकर बातें कर ही रहे थे, जिस दौरान शिनुआ बताती है कि आगे होने वाले वॉर में वो किसका साथ दे, या तो वो ग्यूरिन का साथ दे सकती है या फिर हिरागे फैमिली का।
उन्हें किसी एक को तो चुनना ही होगा। क्यूरिन इतना ताकतवर नहीं है, इस वजह से टीम थोड़ी चिंता में थी। वैसे अभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युशिरो अभी शिनवा से माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस दौरान वो एक मॉन्स्टर में बदला था। जिस दौरान उसकी मुलाकात पहली बार मीका से हुई थी, तब उसने शिनवा पर भी हमला किया था। शिनवा उसे माफ़ कर देती है। वैसे अभी ग्यूरिन और हिरा की फैमिली में से उन्होंने ग्यूरिन को ही चुना था। युशिरो कहता है कि उसने मेरी मदद की थी, इस वजह से मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और वैसे भी मुझे मीका को बचाना है। इसके लिए मुझे वैम्पायर्स वर्ल्ड के हिडन सीक्रेट्स को भी पता लगाना होगा। इसी वजह से मैं हिरागी फैमिली के साथ नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पर उसकी पूरी टीम उसे सपोर्ट करती है और ग्यूरिन का साथ देने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ वहाँ मीका क्वीन के पास आता है। वो क्रुल से कहता है कि आखिर वैम्पायर लॉर्ड युशिरो को क्यों पकड़ना चाहते हैं। क्रुल कहती है कि ये तुम्हारा सोचने का काम नहीं है, लेकिन इस पर मीका को गुस्सा आता है। वो हमला कर रहा था, पर क्रुल उसके अटैक को रोकती हुए कहती है कि वो उसे कभी नहीं हरा सकता। वो कहती है कि बहुत जल्दी एक वॉर होने वाली है, अगर तुम युशिरो को उससे पहले बचा सको तो बचा लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मीका प्रॉमिस करता है कि वो युशिरो को बचाएगा। इस तरफ युशिरो और उसका ग्रुप एक न्यू फैसिलिटी की तरफ चले गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत खतरनाक बड़े बड़े मॉन्स्टर मिले थे, लेकिन अब वो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि उन मॉन्स्टर्स को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर इस चीज से वो वहाँ फैसिलिटी में लेट पहुंचते हैं। वहां पर ग्यूरिन था। वो इन्हें देख लेता है और इन पर चिल्लाता है कि आखिर ये लेट क्यों है। युशिरो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। बाद में ग्यूरिन ने उसे माफ कर दिया था। वो सभी सोल्जर्स को मोटिवेशन देता है और बताता है कि सिटी में बहुत सारे हाई रैंक वैम्पायर्स और आज उन्हें उन सभी को खत्म करना है, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी वो आज ऐसा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। कुछ देर बाद ग्यूरिन युशिरो को अपने ग्रुप से मिलवाता है। वो यहाँ युशिरो की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने लेट आने का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। तभी यहाँ बाहर शिनवा को युशिरो को चीखने की आवाज आती है। शिनवा और वो पूरा ग्रुप अंदर आता है तो वो युशिरो को ऊपर बंधा हुआ देखता है। शिनवा तुरंत ही उसे आजाद करा रही थी, लेकिन इतने में ही वहां पर स्मोक फैलने लगता है। वो सिर्फ इल्यूजन था कि ग्यूरिन कहता है कि तुमने तब लेट आने का ब्लेम खुद पर नहीं लिया, जबकि तुम इस ग्रुप के लीडर और तुम्हें डिसीजन लेना आना चाहिए। शिनवा कहती है कि वो एक अच्छी लीडर है, लेकिन ग्यूरिन कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि हमें एक टेस्ट बैटल करना होगा। इसके लिए शिनवा और बाकी वो लोग तैयार थे। अगले सीन में उनमें फाइट शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वो ग्यूरिन के साथ ही अभी युशिरो के टीम मेंबर्स को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। हालांकि युशिरो अभी ग्यूरिन के साथ फाइट कर रहा था, जिस दौरान ग्यूरिन उसके सर पर एक तिलिस्मान लगा देता है। इससे युशिरो अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो तुरंत ग्यूरिन की तरफ भागता है क्योंकि जैसे ही ये तिलिस्मान ब्लास्ट करेगा तो वो मारा जा सकता है। इसलिए वो ग्यूरिन के पास भाग रहा था क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे सही डिसीजन वही है। ग्यूरिन ये देखकर हैरान था। उसी समय वो दूसरा लड़का हमला करता है, पर युशिरो उसके अटैक को रोक लेता है। तभी ग्यूरिन ने युशिरो के सिर से उस तलिस्मान को हटा दिया था, साथ ही इससे युशिरो बेहोश हो चुका था। साथ में वो शिनवा से कहता है कि उसका ग्रुप किसी काम का नहीं है, वो कभी भी एक हाई रैंक वैम्पायर को नहीं हरा पाएंगे। शिनवा और बाकी लोग भी इससे उदास थे। दूसरी तरफ मीका को देखते हैं। उसकी खून की प्यास और ज्यादा बढ़ते ही जा रही थी। अभी कुछ बच्चे एक दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे थे। उसका साथी वैम्पायर कहता है कि उसे कुछ ना सोचते हुए इनका ब्लड कंज्यूम कर लेना चाहिए, इसी में फायदा है। लेकिन मीका वहां से चला जाता है। वहां छुपकर वो अभी क्वीन क्रूल का दिया हुआ ब्लड पी रहा था, जो कि उसने ऐसे ही सिचुएशन के लिए स्टोर कर रखा है। हालांकि वो भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे इंसानी खून चाहिए। वो भागता हुआ और उन बच्चों को पकड़ता है, लेकिन तभी उसे होश आ गया था। इस वजह से वो उन्हें कुछ नहीं करता और जाने देता है। वैसे इस तरफ युशिरो के ग्रुप की मुलाकात अभी नरुमी के ग्रुप से होती है। वो अभी युशिरो के ग्रुप को कमजोर कह रहा था, लेकिन शिन्या कहती है कि वो कमजोर नहीं है। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युशी और शिन्या, जो कि वही लड़का है जो स्पिरिचुअल टाइगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, फायरिंग करते वक्त वो अभी एक टावर के ऊपर छुपे हुए थे क्योंकि इन्हें एक नोबल वैम्पायर का पता चला है। युशिरो और नारुमी का ग्रुप एक साथ उस पर हमला करेंगे और ये दोनों यहाँ से उन्हें बैकअप देंगे। अभी इन्हें वो नोबल वैम्पायर्स पहले मिल चुका था। ये हमला करते हैं, लेकिन नोबल वैम्पायर्स पहले इस चीज़ का पता लगा लेते हैं और अपने बटलर को आगे कर देते हैं। उसी दौरान युशिरो और नारुमी के ग्रुप में हमला कर दिया था। वो नोबल वैम्पायर बहुत ताकतवर था। वो सभी को अकेले संभाल रहा था, पर उसे भी इस चीज़ में तकलीफ हो रही थी और प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाती हैं जब उसका एक हाथ कट जाता है और किमिजुकी उस हाथ को अपने पास
वेम्पायर से वेपराइज कर देता है। उसे इस नोबल वेम्पायर को बहुत गुस्सा आता है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहाँ पर यूशी और शिन्वा आ गए थे। वो वेम्पायर जानता था कि वो मारा जाने वाला है, हालांकि वो किसी के हाथों नहीं मरना चाहता था। इस वजह से वो उनसे ही उनकी तलवार छीनते हुए खुद को ही मार लेता है। दूसरी तरफ वहाँ गिवरेन ने भी एक नोबल वेम्पायर को हरा दिया था। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उन्हें बताता है कि उनकी फाइट एक नॉर्मल वेम्पायर से हुई। वो बहुत खतरनाक है, उसे हराना नामुमकिन है। यहाँ पर गिवरेन समझ गया था कि ये शायद क्राउली की चाल हो सकती है, उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो वहाँ से वापस निकलता है सभी टीम को रिज्वाइन करने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ नरुमी अभी एक दूसरी टीम को देखता है जो बहुत मुश्किल से बच कर आई थी। वो हैरान थी कि नरुमी की टीम पूरी तरह से सेफ कैसे है। नरुमी यहाँ पर यूशिरो के ग्रुप के बारे में बताता है। वो कहता है कि इन्हीं की मदद से हमने उस नोबल वेम्पायर को हराया था, वरना तो वो भी बहुत ताकतवर। अब तभी वहाँ पर गिवरेन आता है। वो कहता है कि अब हम नोबल्स पर हमला नहीं करेंगे, हमें उन सर्वाइवर को बचाना है जिन्हें वैम्पायर्स ने पकड़ रखा है। वो अहारा के ग्रुप को कहता है कि वो लोग यहीं रुके, जब दूसरी टीम आ जाएगी तो उन्हें डायरेक्शन गाइड करते हुए वापस लौट जाए, क्योंकि उनकी टीम की हालत खराब थी। अब अहारा वहीं रुकती है। दूसरी टीम कुछ देर में वहाँ आ गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर्स के हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। अहारा उन्हें शूट करती है जिससे कि वो दूसरी टीम को बचा सके, लेकिन उसके अंदर से कुछ वैम्पायर्स नीचे आ गए थे। उनमें मीका भी था। मीका अहारा को उठाकर नीचे गिरा देता है। अहारा जानती थी कि ये लोग उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसी वजह से वो अपने सभी साथियों से कहती है कि वो खुद को मार सकते हैं, जिसके बाद वो एक गोली खाते हैं और मारे जाते हैं। और अब अहारा भी ऐसे ही करने वाली थी, लेकिन मीका उससे रोक लेता है। मीका उससे यूशिरो की लोकेशन के बारे में पूछता है। अहारा ये सुनकर शॉक थी। मीका ने ये चीज़ें बहुत धीरे पूछी थी। अहारा कुछ नहीं बताती तो मीका वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अहारा उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। वो उसे धीरे से बताती है कि वो सभी टीम एंड आर्मी मेंबर्स के साथ शायद क्राउली की तरफ गया है, सभी सर्वाइवर को आजाद कराने के लिए। वैसे इसके बाद मीका ने उसे टाइट पकड़कर नीचे गिरा दिया था। वो जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि हमें इसे ले चलना चाहिए नोबल्स के लिए, लेकिन इससे अहारा को गुस्सा आता है। वो उन पर शूट करने वाली थी, पर तभी मीका घूमते हुए उसे बीच में से ही काट देता है। वहाँ दूसरी तरफ गिवरेन और बाकी सभी जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ क्राउली है, तो वहाँ वो सभी इंसानों को बंधा हुआ देखते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैप था, इस वजह से वो डायरेक्ट हमला नहीं करते, वो छुपकर हमला करते हैं अभी। लेकिन गिवरेन की फाइट डायरेक्ट ही क्राउली के साथ हो जाती है। वो एक हाई रैंक वैम्पायर है, उसे हराना लगभग इनके लिए नामुमकिन था। तभी यहाँ शिन्या आता है, लेकिन गिवरेन और शिन्या दोनों मिलकर भी क्राउली को नहीं हरा पा रहे थे। उनकी हालत खराब थी। वो भागने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान क्राउली उन्हें पकड़ लेता है। शिन्या ने इस दौरान कई बार अपनी उस स्पिरिचुअल टाइगर का इस्तेमाल किया था, इससे उसकी एनर्जी खत्म होती है, लेकिन क्राउली को कुछ नहीं होता। अब वहाँ पर यूशिरो का ग्रुप आता है। यूशिरो का ग्रुप पूरी कोशिश करता है कि वो शिन्या और गिवरेन दोनों को ले जा सके, लेकिन गिवरेन को खुद क्राउली ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लोग किसी तरह से शिन्या को वहां से दूर हटा लेते हैं। यूशिरो गिवरेन को भी बचाना चाहता था, लेकिन शिन्या कहता है कि नहीं, हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी वजह से यूशिरो को थोड़ा बहुत लड़कर वहां से निकलना पड़ता है। वैसे अब तभी वहां पर गिवरेन की टीम आ चुकी थी। वो इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, पर वो भी क्राउली के सामने नहीं टिक पा रहे थे। और साथ ही साथ अब क्राउली के 2 और असिस्टेंट वहां पर आ गई थी, जिन्हें हराना नामुमकिन था। इसी वजह से गिवरेन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हालांकि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहते थे, पर सिचुएशन के हिसाब से उन्हें यही डिसीजन लेना पड़ता है। बाहर उनकी मुलाकात वहाँ यूशिरो और बाकी सभी से होती है। अभी शिन्या तो यूशिरो पर बहुत गुस्सा था उसके एक्शंस को लेकर, पर यूशिरो कहता है कि उसे गिवरेन को बचाना ही है, क्योंकि वैम्पायर्स वर्ल्ड से निकलने के बाद सिर्फ गिवरेन ने ही उसे सहारा दिया था। वो उसे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। वो यहाँ पर वो खास 2 पिल खाने वाला था, जिनसे उसकी पावर बढ़ती है। सुबह और शिन्वा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि यूशिरो ने वो पिल्स खा ली थी। इससे उसकी पावर बढ़ती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश भी हो जाता है। वैसे अब इसके बाद वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया था, जहां वो शिरामारू उससे हेल्प मांगता है गिवरेन को बचाने के लिए, लेकिन शिरामारू कहती है कि वो पहले ही मारा जा चुका है, अब तुम क्या करोगे। वैसे
ऐसा वो युशिरो के लिए कह रही थी क्योंकि उसने 2 पिल्स एक साथ खा ली है। वो बताती है कि सिर्फ एंजल्स उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। युशिरो को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सामने वो एक ट्रम्पेट देखता है, वो इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। शिरामारू बताती है कि उसे इसे नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये एक इविल पावर्स को बिलोंग करता है। अगर युशिरो ने इसे बचाया तो इससे असली डीमन की पावर एक्टिवेट होगी जिन्हें युशिरो नहीं संभाल सकता है। लेकिन युशिरो आगे बढ़ रहा था, उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी वजह से शिरामारू इस पर हमला करती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अपनी पावर्स देने को तैयार हूँ, पर अगर तुम 2 मिनट तक इन पावर्स से इन्हें नहीं हरा पाए तो इसके बाद वो डीमन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम खुद एक डीमन बन जाओगे, तुम्हारी बॉडी में प्रोसेस कर लूंगी। युशिरो इसके लिए मान जाता है। वहाँ बाहर युशिरो की पावर बढ़ चुकी थी। वह सभी को अपने पास से अलग करते हुए सीधा उस जगह पर भागता है जहाँ पर क्राउली ने गिवरन को पकड़ रखा है। वहाँ पर उसके वो 2 असिस्टेंट भी थे। युशिरो वहां पर पहुंचते ही हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि क्राउली भी ये देखकर हैरान था कि यह आखिर युशिरो की पावर पहले से ज्यादा कैसे हो गई, पर फिर भी युशिरो को अभी भी क्राउली को हराने में प्रॉब्लम हो रही थी। गिरन वहां सामने आ रहा था जिससे कि युशिरो को कोई सीरियस चोट ना लगे। वो युशिरो से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो क्राउली को नहीं हरा सकता, पर युशिरो किसी की नहीं सुन रहा था। अब उस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि 2 मिनट कंप्लीट होने वाले थे, जिस वजह से युशिरो का एक सिंग भी बाहर आ गया था। वो पूरी तरह से डीमन में बदलने ही वाला था, लेकिन इसके पहले ही वहां पर एक कॉफिन आ जाती है। ये कॉफिन किमिजुकी ने अपनी पावर की मदद से क्रिएट की थी। इसके अंदर एक डीमन है, वो इस डीमन के थ्रू युशिरो को पकड़ता है और युशिरो को उस कॉफिन के अंदर बंद करके वहां से ले जाने लगता है। उसने बहुत मुश्किल से युशिरो को फिर से बचा लिया था। अब वो उसे वहां से लेकर जा रहे थे अपने वेयर हाउस पर, जहां पर वो इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात मीका से होती है। वो भागते हुए आ रहा था। वो युशिरो को नोटिस करता है। युशिरो सबसे पीछे की तरफ था क्योंकि वो बेहोश था, इस वजह से वो उसे उठाकर ले जा रहे थे। मीका तुरंत ही युशिरो के पास बढ़ता है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये तो एक वैम्पायर है, इस वजह से वो फाइट करने लगते हैं। मीका सभी से लड़ते हुए उन्हें दूर हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसकी फाइट मित्सुबा से भी होती है, वो उसे भी दूर हटा देता है। फिर उसकी फाइट शिनवा से होती है। शिनवा उससे कहती है कि हम भी युशिरो के दोस्त हैं। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीका ने उसे भी हटा दिया था। इस लड़ाई में मीका को बहुत सारी चोटें लगती हैं, लेकिन किसी तरह से वो युशिरो के पास पहुंच चुका था। अभी शिन्या और बाकी सभी हमला करने वाले थे। उनके सामने मीका नहीं टिक सकता था, लेकिन तभी अचानक से शिनवा आगे आकर उनके अटैक को रोक देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो एक वैम्पायर का साथ क्यों दे रही है, लेकिन तभी शिनवा मीका से कहती है कि वो युशिरो को यहाँ से लेकर जाए। मीका वहां से चला जाता है, जिसके बाद शिनवा अपना अटैक रोकती है। अभी एक मेंबर उसे मारकर नीचे गिराता है। वो उसे जान से भी मारने वाला था, लेकिन तभी नारुमी उसे रोक देता है और कहता है कि ये समय लड़ने का नहीं है। हालांकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिनवा ने एक वैम्पायर की मदद क्यों की। वैसे ये अभी अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे क्योंकि यहाँ पर और भी वैम्पायर्स आने लगे थे। ये उनसे लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं, पर और फोर्स ना आ जाए इसके पहले इन्हें यहाँ से निकलना था। दूसरी तरफ हम वहाँ मीका को देखते हैं, जिसे खुद तो बहुत चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी वो युशिरो की बॉडी को उठाते हुए ले जा रहा था। रास्ते में फिर से उसे वो खून की प्यास लगती है और उसे सामने एक टूटे हुए मॉल से कुछ बच्चों के चीखने की आवाजें आती है। वो तुरंत वहाँ पर भागता है। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया था। वो बच्चा उसे मॉन्स्टर कह रहा था और तभी मीका के सेंसेस वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। हालांकि फिर से युशिरो को वहां लेकर आता है। तभी वो फिर से इसी तरह से रिएक्ट ना करे और गलती से युशिरो को चोट ना पहुंचा दे। इसी वजह से युशिरो को वहीं रखकर वहां से थोड़ा दूर बैठ गया था। अभी युशिरो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में शिरामारू के साथ था। अभी शिरामारू यहाँ उसे बताती है कि किमिजुकी ने उसे सही टाइम पर रोक लिया, जिस वजह से वो डीमन नहीं बन पाया, इसलिए वो मरा नहीं है। वो फिर से उठ जाएगा, लेकिन उसे टाइम लगेगा। युशिरो पूछता है कि क्या उसके दोस्त ठीक हैं। इस पर शिरामारू कहती है कि अभी वो ये सब नहीं बता सकती। युशिरो सिर्फ अपनी आंखें खोलकर ये चीजें देख सकता है। कुछ ही देर में युशिरो को होश आता है। होश में आकर वो वहाँ मीका को देखता है। मीका की वो खून की प्यास फिर से बढ़ी हुई थी, इस वजह से वो तकलीफ में था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। युशिरो कहता है कि तुम मेरा ब्लड पी सकते हो, लेकिन मीका तुरंत दूर हट जाता है। लेकिन अब युशिरो ने अपने हाथ पर
कट लगा दिया था। वो कहता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा और तुम भी बच जाओगे। पहले तो मीका इस चीज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाता और योशिरो का ब्लड पी लेता है। हालांकि इससे फाइनली अब वो एक इमोर्टल वैम्पायर बन चुका था। इसका मतलब उसे जो चोट लगी है वो अपने आप ही हील होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि बाकी वैम्पायर्स के साथ होता है। वैसे इसके बाद अब वो आगे बढ़ गए थे। रास्ते में मीका योशिरो को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब इंसानों से दूर रहना होगा, क्योंकि वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन योशिरो अभी अपने दोस्तों को ही ढूंढ रहा था। अब वैसे तो मीका थोड़ा फोर्सफुली भी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब योशिरो नहीं मानता तो मीका फाइनली उसे बताता है कि वो नियरेस्ट फैसिलिटी की तरफ गए होंगे। अब वो दोनों ही वहां जाने लगे थे। ये गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में मीका बता रहा था कि इंसान और वैम्पायर्स योशिरो को सेम रीजन की वजह से पकड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो योशिरो की मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ नियरेस्ट फैसिलिटी पर पहुंचने के बाद सभी शिन्वा पर गुस्सा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उस पर हमला भी कर रहे थे। पर शिन्या सभी को रोक देता है। वह कहता है कि हमें किसी को मारने का परमिशन नहीं है और इस तरह की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ही लोग कम हो जाए। अभी नियरेस्ट फैसिलिटी पर कोई भी नहीं था, जबकि वहां पर और भी लोगों का होना जरूरी था, तभी तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। उसी समय शिन्या कहता है कि हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि हमें ग्यूरन को भी रेस्क्यू करना है। जब तक यहाँ पर दूसरी स्क्वाड नहीं आती तब तक हम इस चीज पर प्लानिंग कर सकते हैं कि आखिर हम ग्यूरन को कैसे बचाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ ग्यूरन को अभी बहुत मारा जा रहा था। वो उससे पूछ रहे थे कि उनके जो साथी हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन ग्यूरन उन्हें कुछ नहीं बताता। हालांकि कुछ देर पीटने के बाद वो बेहोश भी हो जाता है और बेहोशी में वो अपने डीमन को सामने देखता है। वो कह रही थी कि अगर वो चाहे तो वो उससे अपनी पावर दे सकती है, जिससे ग्यूरन यहाँ से बचकर निकल जाएगा। इस पर ग्यूरन ने हाँ कर दी थी। वो अपनी डीमन की पावर का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वहीं पर क्वीन क्रूएल आ गई थी, जो कि बहुत ही आसानी से ग्यूरन को हरा देती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ छुपे हुए हैं। अब ग्यूरन मजबूरी में आ गया था, फिर सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ से बहुत दूर वाली फैसिलिटी में छुपे हुए हैं। उसने लोकेशन ही बता दी थी, इस वजह से क्रूल सभी को उन पर हमला करने के लिए भेज देती है। वहाँ दूसरी तरफ अभी उसी फैसिलिटी में हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स से आना शुरू हो गए थे। वो समझ गए थे कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर्स तो हिरागे फैमिली के हैं। इनके अंदर वहाँ उनका लीडर साइयोरुटो बैठा था। वो बाहर आता है। शिन्या उसे सारी बात बताता है कि ग्यूरन को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उसे आज़ाद नहीं करा पाए। वैसे अब तभी साइयोरुटो ऑर्डर देते हुए वहां एक मिस्टीरियस कंटेनर निकलवाता है। शिन्या को लगता है कि शायद वो कुछ ईवल प्लानिंग कर रहा है, इसी वजह से उसने अपना वेपन निकाल लिया था। पर तभी साइयोरुटो के साथ ही उसे रोकते हैं। यहाँ पर नारुमी भी आगे आकर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके टीममेट उसे पकड़ लेते हैं और हमला करने से मना करते हैं। पर इतने में ही अचानक से साइयोरुटो ऑर्डर देता है इस पर पूरी टीम को खत्म करने का, जिसके बाद उसके कंटेनर के अंदर से अचानक से बहुत सारी चेन्स निकल कर आती हैं, जो कि यहाँ नारुमी की टीम की बॉडी के आर पार हो चुकी थी। वैसे नारुमी अभी जिंदा था, इस वजह से वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर फाइट शुरू हो जाती है। तभी उसे बचाने के लिए वहां पर योशिरो की टीम के सभी मेंबर्स आ गए थे। वो लड़ रहे थे, लेकिन साइयोरुटो के उस कंटेनर से मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। उसके अंदर से जो चेन निकल रही थी वो कितनी भी दूर तक जा सकती थी। वैसे अब वहां पर योशिरो और मीका भी पहुंचते हैं। मीका कहता है कि सभी को यहाँ से जाना होगा, वो लड़ नहीं सकते, पर योशिरो साइयोरुटो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। हालांकि अब उनमें लड़ाई हो पाती इससे पहले ही वहां पर वैम्पायर्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी। उनमें फाइट शुरू होने लगा था, जिस दौरान वहां पर हम देखते हैं कि ग्यूरन भी उनके साथ था। वो अभी अपने सेंसेस में नहीं था, इस वजह से वो यहाँ योशिरो पर हमला कर देता है। योशिरो उसके अटैक को रोकता है। इस दौरान मीका वहां पर आकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। ग्यूरन ताकतवर है, लेकिन मीका भी कम ताकतवर नहीं है। दूसरी तरफ वहां वो कंटेनर अभी सभी पर हमला करते हुए उनके ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा था। इस तरफ अभी योशिरो भी ग्यूरन पर हमला करता है और उसे रोकता है। हालांकि वो उसे मार नहीं सकता था, इसी वजह से वो उसे फिर से होश में आने को कह रहा था। पर तभी ग्यूरन अचानक से उसे अपनी तलवार मार देता है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ वो कंटेनर जितना ब्लड उसे चाहिए था उतना ब्लड ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक एंजल एक ट्रम्पेट को लेकर निकलती है। यहाँ पर किमिजुकी नोटिस करता है कि ये तो उसकी सिस्टर है जो कि हॉस्पिटल में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसकी वो सिस्टर जो एंजल थी वो कन्वर्ट होकर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो वहां पर छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को लाती है।
वो छोटे मॉन्स्टर्स अभी सभी वैम्पायर्स पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो ह्यूमन सोल्जर्स को भी खा रहे थे। वैसे ये छोटे मॉन्स्टर्स उस एंजल के ब्लड से बने हुए थे और ये ब्लड साइरुटो ने अपने कुछ निडल्स के इस्तेमाल से उसकी बॉडी से निकाला था। यहाँ पर किमिजुकी अपनी सिस्टर की तरह बढ़ रहा था। वो लोग उसे रोक रहे थे पर वो रुकने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ हम योशिरो को देखते हैं जिसकी हालत अभी थोड़ी ख़राब सी थी। इसी वजह से मीका उसे वहाँ से दूर ले जा रहा था क्योंकि यहाँ रुकना उसके लिए सेफ नहीं। लेकिन योशिरो कहता है कि वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। उसी समय एक मॉन्स्टर आकर मीका पर हमला करता है। मीका की चोट यहाँ ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए योशिरो उससे कहता है कि वो यहीं इंतजार करे और योशिरो तुरंत ही तलवार उठाता है और अपनी बॉडी में घुसा देता है, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका था। वहाँ शिरामारू उससे कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी योशिरो वहाँ उस इविल ट्रम्पेट के पास आता है जिसे बजाने के लिए शिरामारू ने उसे मना किया था। यहाँ वो उसे उठाता है, उसे बजाने लगता है। इसके बाद अचानक से उसकी बॉडी से फिर से वही डार्क और वो स्पाइक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। योशिरो फिर से पहले की तरह ही एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो यहाँ उस एंजल पर हमला करता है और बहुत ही जल्दी उसे हरा देता है। इसी दौरान वो नीचे साइरुटो पर भी हमला करता है। साइरुटो को लग रहा था कि वो योशिरो को रोक लेगा, लेकिन वो वहां से दूर फेंका गया था। हालांकि योशिरो ने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से अब वो वहीं पर बेहोश हो गया था। तभी वहां क्वीन क्रूएल मीका से कहती है कि वो किसी तरह से योशिरो को बचाए, लेकिन अब तभी वहां पर क्राउली और फेरिड भी आ गए थे। वो यहाँ क्रूल पर हमला करते हैं और फेरिड किसी तरह से क्रूल पर जंप करते हुए उसके ब्लड को पीना चालू कर देता है। यहाँ पर क्रूल अनकॉन्शियस हो गई थी, या तो वो मारी गई थी या बेहोश हुई थी, ये चीज हमें नहीं बताई जाती। लेकिन फेरिड कहता है कि अब से वो वैम्पायर का नया लॉर्ड बन चुका है, इसका मतलब सब अब उसी के ऑर्डर्स मानेंगे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ शिनुआ और बाकी सभी ने योशिरो और किमिजुकी को उठा लिया था। किमिजुकी भी अभी अनकॉन्शियस हालत में था। वैसे नारुमी अभी उनकी मदद कर रहा था। उसने एक वॉल क्रिएट कर दी थी जिससे कि वो कुछ देर सोल्जर्स को रोक सके, लेकिन वो सोल्जर्स ही अब उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये सोल्जर्स साइरुटो के हैं। वो चाहता है कि योशिरो को पकड़े क्योंकि अभी भी उसे योशिरो की पावर चाहिए, लेकिन तभी वहां पर मीका उन सोल्जर्स को आकर हटा देता है और कहता है कि वो लोग उसके साथ चले। अब वो सभी वहां से भागते हैं। वो उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद आगे उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। तो फाइनली ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।